students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a new chapter from 8th class history book and the name of the chapter is Women, Caste and Reforms. So what we are going to study in this chapter? In this chapter, as the name suggests, we are going to talk about the problems faced by the women in the past time. Also, we will talk about the issues related to the caste system in India. And then we will talk about the reforms. What type of reforms? Reforms means the changes जो कि इस सोसाइटी में डिफरेंट जो समाज सुधारक थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लाए। इस सोसाइटी में फैले हुए जो सोशल इविल्स थे, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए। So let's begin with our chapter now. So children, in today's world, women empowerment is one of the most important agendas of our country. आज हमारे कंट्री में विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। विमेन को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, लाइक दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव राइट टू एजुकेशन, दे हैव राइट टू वर्क। वो कहीं भी घूम फिर सकती हैं, उनको मेन के इक्वल ट्रीट किया जाता है। बट डू यू नो, इन द ओल्ड टाइम्स इट वॉज नॉट सो। पास्ट में ये सारे राइट्स विमेन के पास नहीं थे। सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री 200 years ago, 200 साल पहले आज से हमारे देश में क्या चल रहा था? सो विमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। विमेन को एजुकेशन का कोई राइट नहीं दिया गया था। सो देयर वॉज नो एजुकेशन फॉर द विमेन। उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। इवन दे वर नॉट हैविंग एनी राइट इन द प्रॉपर्टी। उनको अपने फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें कोई अधिकार नहीं मिला होता था। एंड देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, मीन्स छोटे छोटे बच्चों की बहुत कम एज में जो है वो मैरिज कर दी जाती थी। Even like today you see that government has passed the act and there is a age limit to marry a child. एक गर्ल को मैरिज करने के लिए उसकी एज फिक्स की गई है, बट ऑन दैट टाइम एट द अर्ली एज 5-6 साल की उम्र से ही छोटी छोटी जो गर्ल्स होती थी उनकी मैरिज कर दी जाती थी। सो थिंग्स ऑफ दैट टाइम were so different that there were the different laws for the males and the females. मेल के लिए अलग तरह के कानून होते थे सोसाइटी में, फीमेल के लिए अलग तरह के कानून होते थे। लाइक बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही फैमिलीज़ में जो मेन होते थे दे कैन मैरी मोर देन वन विमेन। वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। एंड दिस सिस्टम वॉज नोन एज द पॉलीगैमी सिस्टम। Polygamy means that men were having right to marry more than one female. एक से ज़्यादा फीमेल के साथ वो शादी कर सकते थे। एंड इतना ही नहीं, एक और सिस्टम था। लाइक देखो, मेल को तो राइट है कि वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकता है, लेकिन जो विडो होती थी, मीन्स अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, सो शी वॉज नॉट अलाउड टू री मैरी। उसको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं होता था। एंड इवन अगर कोई जो विडो है वो अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसके साथ ही जो है वो सती हो जाती थी, मीन्स इफ़ शी डाइड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, तो उसको जो है बहुत प्रेज किया जाता था। एंड देयर वॉज अ सिस्टम दैट वॉज नोन एज द सती सिस्टम। अब ये सती सिस्टम क्या होता था? देखो, सती सिस्टम मीन्स कि जब किसी फीमेल के, किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको उसके हस्बैंड की पायर के ऊपर ही, चिता के ऊपर ही जिंदा जला दिया जाता था। एंड दिस वाज नोन एज द सती सिस्टम। लाइक हेयर इन द इमेज यू कैन सी दैट द फीमेल इज गोइंग नियर द पायर ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड की पायर के पास जा रही है, चिता के पास जा रही है, और नीचे अगर आप देखो यहाँ इमेज में तो उसको उसी पायर के ऊपर जिंदा जो है वो जलाया जा रहा है। ओके, तो जो वीमेन सती होती थी उनकी बहुत प्रेज की जाती थी, उनको वर्चुअस वुमेन्स माना जाता था। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस वर प्रिविलेंट इन द सोसाइटी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही रहा है, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव चल रहा है, बट
इसके साथ साथ देयर वर द डिफरेंसेस अमंग द कास्ट ऑल्सो। कास्ट के बेसिस पे भी लोगों में भेदभाव जो है वो किया जाता था। अब किस टाइप का भेदभाव होता था कास्ट के बेसिस पे? देखो, like as you all know in the previous classes you have learnt about the caste system कि जो हिंदू सोसाइटी होती है हमारे कंट्री में, उसमें 4 कास्ट में सोसाइटी को जो अर्ली टाइम्स हैं, एंशिएंट टाइम्स हैं, वहाँ से वेदों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। सो उन 4 कास्ट में जो ब्राह्मण्स होते थे एंड जो क्षत्रियास होते थे, दे वर कंसिडर्ड द अपर कास्ट, उनको अपर कास्ट माना जाता था। और जो वैश्यास होते थे, वैश्यास मीन्स दोज हु वर द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स थे, एंड दे वर प्लेस्ड आफ्टर देम। इसके बाद 3rd कैटेगरी वैश्यास की आती थी, जिसमें कि जो है ट्रेडर्स आ जाते थे, मनी लेंडर्स आ जाते थे। एंड उसके बाद जो 4th कैटेगरी होती थी, डेट वर द शूद्रास। शूद्रास में जो कॉमनर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये सारे लोग शामिल किए जाते थे। अब इन्हीं शूद्रास में से कुछ लोग ऐसे होते थे, दोज हु वर कंसिडर्ड लोएस्ट ऑफ द लोअर्स, जो लोअर पीपल में भी सबसे लोएस्ट माने जाते थे, जिनको इस तरह के काम दिए हुए थे कि विलेज को क्लीन करना है, सिटीज़ को क्लीन करना है, इनको बोला जाता था अनटचेबल्स। इनके पास से गुजरना भी जो है वो पाप माना जाता था, और इन लोगों को, ये आउट ऑफ कास्ट पीपल थे, इनको कोई भी अपने साथ बिठाना नहीं चाहता था, इनके साथ किसी तरह की सोसाइटी, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रखते थे। लाइक इन दिस कैटेगरी देयर वर द स्ट्रीट स्वीपर्स, जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ पीपल वर इन दिस कैटेगरी। तो अब चेंज कैसे आया? अब देखो क्या होता है, जब सोसाइटी में इस तरह से जेंडर के नाम पे फीमेल को, जो विमेन है सोसाइटी की, उनको परेशानियां फेस कर रही हैं, कास्ट की वजह से डिफरेंट परेशानियां फेस कर रहे हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं। सो अब क्या होता है, चेंज लाने के लिए एक कोशिश शुरू होती है। सो मीन्स वॉकिंग टूवर्ड्स द चेंज। अब वॉकिंग टूवर्ड्स द चेंज का मतलब ये नहीं है कि लोग चल के गए और चेंज लेके आए। इट मीन्स कि फ्रॉम अर्ली 19th century पीपल स्टार्टेड डूइंग डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू शेप। अब देखो क्या होता है, चेंज लाने के लिए तरह तरह के डिबेट किए जाने लगे हैं। डिबेट मीन्स डिस्कशंस होने लगी हैं, वाद विवाद होने लगा है। और क्यों होने लगा है? बिकॉज ऑन दैट पीरियड देयर वर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स टेकिंग इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कैसी डेवलपमेंट्स? मीन्स न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो रही हैं। न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स न्यूज़पेपर्स, देन मैगजीन्स, बुक्स, और जो पम्फलेट्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, दीज थिंग्स स्टार्टेड प्रिंटिंग। ये सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी हैं। एंड इन सब चीज़ों के प्रिंट होने से क्या हो रहा है, लोगों के बीच एक अवेयरनेस आ रही है। और जो इन चीज़ों से जो कॉमन पीपल हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, नाउ व्हेन दे आर रीडिंग अबाउट द सोशल इश्यूज़, उनको वो सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ भी रहे हैं, और इवन पहले उनके पास अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं था, बट नाउ उनको एक कॉमन मीडियम मिल गया अपनी बातों को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। मीन्स इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ने एक, जिसे कहना चाहिए कि एक पावर का काम किया, एक ऐसी पावर जो पहले लोगों के पास नहीं थी। एंड नाउ अपनी लोकल लैंग्वेज में वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने लगे। कौन से आइडियाज़? सोशल इश्यूज़ को लेके, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेके, देन पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके वो अपनी बात रखने लगे। तो इस तरह के जब आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे, तो वो लोग जिनको लगता था कि सोसाइटी में बदलाव लाना चाहिए, तो उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स करने शुरू कर दिए। इनिशिएटिव मीन्स उन्होंने अपनी पहल जो है इस तरफ चेंजेस लाने के लिए करनी शुरू की। और इन्हीं तरह के डिबेट्स में
जिन रिफॉर्मर्स ने मेन रोल प्ले किया या जिन रिफॉर्म ग्रुप्स ने मेन रोल प्ले किया उन्हीं में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। ये जो अंकल इमेज में नज़र आ रहे हैं नाउ, ये जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की इन कैलकाटा। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज एंड के साथ साथ इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के ऊपर भी एम्फेसिस दिया। इनका मानना था कि जब लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी तो वो लोग जो हैं इक्वालिटी और जो फ्रीडम के आइडियाज़ हैं उनको जानने लगेंगे एंड दे विल बिकम अवेयर अबाउट द सोशल इवल्स। उनको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको किस तरीके से दूर करना है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और इन्होंने इन चेंजेस को लाने के लिए लोगों को परसुएड करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि कैसे हमें अगर अपने आप को चेंज लाना है, अपनी सोसाइटी में को डेवलप करना है तो हमें उन ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा, हमें न्यू वेज जो हैं वो लाइफ के उनको जो है अपनाना होगा। एंड ही ऑल्सो डिड सो मैनी रिफॉर्म्स फॉर द विमेन की कंडीशन को चेंज करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। नाउ राजा राम मोहन राय ने एक कैंपेन शुरू किया, किस चीज़ को लेके? अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती सिस्टम प्रिवेलेंट था उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी और उन्होंने उसमें बताया, अपनी जो भी वो राइटिंग्स लिखते थे, कि जो विडो बर्निंग है हमारे पास टाइम में ऐसी कोई जो है प्रैक्टिसेस नहीं होती थी। एनिशिएंट टेक्स्ट के थ्रू उन्होंने बताना शुरू किया और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती सिस्टम को बैन कर दिया। और बहुत सारे दूसरे रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय की इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया और लोगों को बताना शुरू किया। अलग अलग अपने जो पुराने वेद ग्रंथ थे, जो हमारी पुराने एनिशिएंट टेक्स्ट होते थे, उनका एग्जाम्पल देके बताना शुरू किया कि देखो हमारे पास्ट में इस तरह के कोई सोशल इविल्स नहीं थे, या हमारे जो एनिशिएंट टेक्स्ट हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल सैंक्शनिटी नहीं देते हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि फीमेल्स के साथ में इस तरीके से बुरा सलूक होना चाहिए। नाउ एक और सोशल रिफॉर्मर थे, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये देखो यहाँ पे इमेज आपको नज़र आ रही है, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विडो रीमैरिज को लेके बहुत कुछ जो है इनिशिएटिव्स किए। इन 1856 एक लॉ पास करवाया इन्होंने विडो रीमैरिज को लेके। लाइक प्रीवियसली बताया ना कि जो विडो होती थी उसको दोबारा मैरिज करने का कोई राइट नहीं होता था, लेकिन इनकी कोशिशों की वजह से ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हो सका। एंड बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एक मूवमेंट स्टार्ट की इन्होंने विडो रीमैरिज को स्प्रेड करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री। देन एक और सोशल रिफॉर्मर हुए जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया एंड ये भी विडो रीमैरिज के ग्रेट सपोर्टर थे। अब देखो ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था? ही वॉज द राजा राम मोहन रॉय। और आर्य समाज किसने फाउंड किया है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? राजा राम मोहन राय जहाँ वेस्टर्न एजुकेशन का फेवर लेते थे, वो चाहते थे लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने वेदों का सहारा लिया एंड उन्होंने मैसेज दिया डेट वेदों की ओर कि अपने पास्ट को जानो और उसमें देखो कि कहीं भी इस तरह की इविल्स के बारे में जो है वो नहीं कहा गया है। देन धीरे धीरे सोसाइटी में अलग अलग जो रिफॉर्मर्स थे उनकी कोशिशों की वजह से क्या होने लगा? एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाने लगा। ये महसूस किया जाने लगा कि गर्ल्स की कंडीशन को सुधारने का एक तरीका है डेट दे शुड बी गिवन द एजुकेशन। और मिड 19th सेंचुरी में फर्स्ट स्कूल्स जो थे वो हमारे कंट्री में ओपन हुए। देखो उस समय लोगों में एक सोच थी, वो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते थे। उनका क्या मानना था? डेट
if the girl child will be given education, it would take the girls away from the home. लड़कियां जो हैं वो घर से दूर हो जाएंगी and then they will not do the domestic works, वो domestic work भी नहीं करेंगी. इवन एक हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि अगर गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दिलाई तो क्या होगा, वो जल्दी विडो हो जाएगी, उसके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाएगी. और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि गर्ल को जो है वो पब्लिक स्पेस से दूर रखना चाहिए, पब्लिक मैटर्स में नहीं लाना चाहिए, उनको सिर्फ घर के काम करने चाहिए, घर के अंदर ही बंद रहना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड विमेन जो उस पीरियड में भी हुई, उनको सिर्फ उनके घर में ही एजुकेशन दिलाई जाती थी, बिकॉज क्योंकि उनके जो फादर्स थे या उनके हस्बैंड थे वो उनको परमिट कर रहे थे कि घर के अंदर रह के एजुकेशन जो है वो गेन कर लो, अदरवाइज बाहर जाने का कोई राइट नहीं था. फिर धीरे धीरे कंट्री में जब चेंज आया और आर्य समाज ने गर्ल एजुकेशन के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, स्पेशली गर्ल स्कूल्स. आज भी आप देखते हो DAV स्कूल्स होते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल. तो ये क्या है, ये आर्य समाज से स्थापित किए हुए स्कूल है. तो अलग अलग जगह पे इन द पंजाब साइड many of the schools were opened. And now when we say the Punjab, I am not talking only about the present day Punjab. Punjab means all the northwestern part of the country. Okay, then ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल्स ओपन किए. देन बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटी में भी ऐसी फीमेल्स थी जो कि एजुकेशन लेने लगी. हालांकि उस समय क्या होता था, जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स थे, जो वेल्दी फैमिलीज़ थी मुस्लिम फैमिलीज़, वहाँ पे फीमेल को एजुकेशन तो दी जाती थी, बट दे वर टोट ओनली द अरेबिक लैंग्वेज सिखाई जाती थी. और वो भी कहाँ पे, उनके घर में ही जो टीचर्स होते थे वो उन्हें टीच करने आते थे. एंड ओनली दे वर टॉट अबाउट द कुरान, उनको कुरान जो है वो पढ़ना सिखाया जाता था. लेकिन पहला उर्दू नॉवल जो था वो पब्लिश हुआ इन द लेट 19th सेंचुरी. अब जब फीमेल एजुकेशन लेने लगी हैं तो इन द अर्ली 20th सेंचुरी विमेन ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द विमेन. विमेन ने अपने बारे में लिखना शुरू किया एजुकेशन लेने के बाद. जो बंगाल की, जो भोपाल की बेगम्स आती हैं, उन्होंने एक मेन रोल प्ले किया विमेन की एजुकेशन को लेके. उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में. और उसके बाद एक नाम आता है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का. उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में और कलकत्ता में स्कूल खोले. जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने ना एक नावल भी लिखा जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम. अब ये जो नावल था, इसमें उन्होंने क्या लिखा, इसमें उन्होंने विमेन के ड्रीम के बारे में लिखा. एक गर्ल के बारे में बताया जिसका नाम था सुल्ताना, और वो एक सपना देखती है. क्या सपना देखती है, डेट शी इज़ प्लेइंग विद द गन्स, वो गन चला रही है. शी इज़ ऑल्सो फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट उड़ा रही है. और वो सब काम जो उस समय फीमेल को अलाउड नहीं थे, सिर्फ मेन किया करते थे, वो सारे काम सपने में सुल्ताना जो है वो करती है. तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी बाकी की जो गर्ल्स थी या बाकी की जो फीमेल्स थी सोसाइटी में, उनके लिए. फिर धीरे धीरे इंडियन वीमेन आल्सो स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन लेने लगी. और 1880s तक आते आते बहुत सारी फीमेल्स जो थी, दे वर ट्रेंड टू बिकम द डॉक्टर्स एंड द टीचर्स. एक और फेमस नाम आता है पंडिता रमाबाई का. उन्होंने भी एक बुक लिखी. वो खुद जो थी वो एक रिच हाउस होल्ड को बिलोंग करती थी, लैंडलॉर्ड फैमिली को बिलोंग करती थी. और उन्होंने उस बुक में लिखा कि जो फीमेल होती हैं, जो रिच हाउस होल्ड की फ़ीमेल हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अपर कास्ट हिंदू जो वुमेन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुअर हाउस होल्ड की फ़ीमेल जो हैं वो उस समय प्रॉब्लम फेस कर रही थी. So when this type of issues were raised in the newspapers, in the magazines, तो लोग जो थे उनमें एक अवेयरनेस आने लगी और धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज भी आने लगा.
अब देखो, जहाँ एक तरफ चेंज लाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। जहाँ एक तरफ, क्योंकि डिबेट्स चल रहे हैं ना, एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो फेवर ले रहे हैं विमेन के लिए रिफॉर्म करने को लेके, सोसाइटी में चेंज लाने को लेके, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी नेशनलिस्ट थे, दोज हु वर अगेंस्ट दीज चेंजेस। उनको क्या लग रहा था कि अगर हिंदू विमेन जो है इस तरह के वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट करने लगेगी तो इससे हमारा कल्चर जो है वो करप्ट हो जाएगा और हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। सो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब विमेन लिख रही हैं बुक्स में, मैगजीन्स में, स्कूल्स फाउंड हो रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ भी रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी फॉर्म होने लगे जिन्होंने की डिमांड उठानी शुरू की विमेंस के राइट्स को लेके। और उसी में एक डिमांड फीमेल सफ्रेज की भी थी। सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट को लेके भी, और इसके साथ साथ विमेन की बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेके भी डिमांड्स जो थी वो उठने लगी। फिर 20th सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने विमेन के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम्स के राइट को सपोर्ट किया। सो दिस वाज हाउ सोसाइटी स्टार्टेड टू चेंज देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द विमेन। विमेन को लेके सोसाइटी में किस तरह से व्यूज़ में चेंजेस आने लगा। लेकिन अभी एक और इशू भी तो है, कास्ट सिस्टम भी तो है, उसके बेसिस पे भी तो बहुत सारी बुराइयां सोसाइटी में चल रही थी। लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जाता था। सो वहाँ पे चेंज कैसे आया? सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेके और उसके लिए जो रिफॉर्मर्स ने कोशिशें की उसको लेके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।